हेलो स्टूडेंट। आज हम नवोदय विद्यालय के कक्षा 6 के प्रवेश परीक्षा के लिए एक प्रश्न पत्र हल करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। स्टूडेंट, आप जानते हैं कि मानसिक योग्यता परीक्षण में 40 प्रश्न आएंगे और उस 40 प्रश्न में 10 तरह के रीजनिंग के सवाल रहेंगे। 10 तरह के रहेंगे और हर तरह के रीजनिंग में 4 प्रश्न रहेंगे, यानी 40 प्रश्न। और उसके बाद गणित के 20 प्रश्न रहेंगे जो कि 25 अंक के होंगे। और फिर भाषा चाहे आपकी इंग्लिश भाषा हो चाहे हिंदी हो, उससे 20 प्रश्न रहेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें पहला है, तो पहले तरह का प्रश्न जो होगा, जैसे 1 से 4 में प्रत्येक प्रश्न में 4 चित्र ABCD दर्शाए गए हैं। तो ये 4 चित्रों में से कोई एक जो होगा इन चारों में से अलग होगा। तो इसको हम लोग देखेंगे। इस तरह के 4 प्रश्न रहेंगे। तो जैसे पहले फिगर में हम देखते हैं कि इसमें 3 लाइन वर्टिकल है और 3 लाइन क्षैतिज है। तो और इस वाले में 2, इसमें भी 2। फिर इसमें देख रहे हैं तो ये 3, इसमें 2, इसमें 4 और इसमें 4। तो इसमें हम देख रहे हैं कि सब में बराबर बराबर 3 3 2 2 और ये 4 4, लेकिन इसमें एक वर्टिकल लाइन 3 और हॉरिजॉन्टल लाइन 2। तो इसलिए इसका उत्तर हो जाएगा सी। फिर अगला प्रश्न है, तो इसमें अब देखेंगे, इसमें भी चारों को हम जब मिला रहे हैं तो ये जो एरो है और ये बिंदु, ये दोनों अपोजिट साइड में है। लेकिन हम इसमें उत्तर में देखेंगे तो ये दोनों एक ही फिगर में है, अगल बगल हैं। तो इसलिए इसका उत्तर हो जाएगा डी। फिर नेक्स्ट है कि ये स्क्वायर है, तो स्क्वायर और इसमें 4 वर्ग हैं। इसमें इसमें हो जाएगा 8 वर्ग, इसमें 4 वर्ग, इसमें भी 4 वर्ग। तो इस तरह ये दिखाई दे रहा है इसमें कि ये अलग है। प्रश्न संख्या 4 में देखेंगे कि ये वृत्त है और वृत्त में ये जो सेक्टर बन रहा है यानी वृत्तखंड बन रहा है, ये इसके सेंटर से है, केंद्र से है। लेकिन हम इस वाले फिगर में देखेंगे तो ये जो इसमें दिया है ये पूरा सर्किल से सर्किल तक है, तो इसलिए इसका उत्तर डी हो जाएगा। फिर अगला है प्रश्न 5 से 8 तक। तो 5 से 8 तक ये दिया है इसमें कि बाईं ओर एक प्रश्न चित्र दिया है और ये प्रश्न चित्र का सेम इन चारों में से कौन होगा। तो हमको एकदम सेम वैसा ही, जिस तरह का बाएं तरफ फिगर दिया है वैसा ही फिगर इन चारों ऑप्शन में खोजना है। ये एकदम आसान है 4 प्रश्न। तो हम इसमें देख रहे हैं कि ये जो फिगर है वही फिगर बी में है, तो इसलिए इसका उत्तर बी हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न है कि ये 6 में इसका भी फिगर जो सेम है वो डी हो जा रहा है। फिर साथ में साथ में भी ये सेम फिगर जो है वो डी का हो जा रहा है, तो इसका भी उत्तर डी हो जाएगा। फिर 8वां है कि 8वें में भी ये जो फिगर है इसमें देखें चारों में मिलाएं तो मिलाने पे हमको मिला कि ये इसका उत्तर बी हो जाएगा। फिर इसके आगे अब प्रश्न संख्या 9 से देखेंगे कि 9 से 12 में, प्रश्न संख्या 9 से 12 में जो ये बाईं तरफ फिगर दिया है, इस फिगर का एक जो कार्नर है, इस कार्नर में से इन चारों में से कोई ऑप्शन यहाँ पे हमको रखना है और इसका बिना दिशा परिवर्तन के ही। तो हम अगर इसमें प्रश्न संख्या 9 में देखें तो इसमें सेम जो ऐसा फिगर बना है इसको पहले हम मिला लेंगे कि इसमें कौन है। तो सेम वैसा ही हम जब देखेंगे तो ये जो है ए में बनेगा, तो इसलिए इसका उत्तर ए हो जाएगा। फिर अगला है इसमें 10वां कि अब इस खाली जगह में ये कौन सा इन चारों में से कौन सा ऑप्शन होगा। तो हम देख रहे हैं कि पहले ये इस तरह जो फिगर बना है ये इसका तो सेम है, तो अब इसके सीरियल में कौन सा बनेगा, तो ये हो जाएगा इसका उत्तर बी। फिर उसके बाद नेक्स्ट है कि 11 वाला कि ये एक सर्किल बन रहा है ऐसे, तो ये सर्किल हो जाएगा और फिर ये सर्किल फिर डबल। तो इस तरह से हम बना करके इस फिगर को पूरा कर लेंगे और फिर यहाँ देखेंगे कि इस जगह पे कौन सा फिट बैठ रहा है। तो इस तरह से जब मिलाने के बाद देखते हैं कि ये इसका उत्तर सी हो जाएगा। फिर वही इसी फिगर में फिर वैसे ही देखेंगे तो इस तरह से मिला करके ये इस तरह से और ये, तो ये ऐसा फिगर जो हमको मिल रहा है ये डी में मिल रहा है। इसके बाद है कि 13 से 16 तक, प्रश्न 13 से 16 में हम देखेंगे कि प्रश्न चित्र दिया है बाईं तरफ और इस प्रश्न चित्र को हम समझेंगे कि ये किसी पैटर्न यानी श्रेणी क्रम की तरह ये आगे बढ़ता हुआ जा रहा है। जैसे ये क्या है कि इस तरह से घूम रहा है, पहले ये फिगर यहाँ पे है, फिर ये यहाँ पे आ गया,
फिर यही फिगर यहाँ पे आ गया, तो इसका मतलब ये चीज़ जो है अब यहाँ पे हो जाएगा इस तरह से। तो इसका ध्यान रखते हुए कि ये ऐसे ही टर्न करते जा रहा है, तो जब इस तरह से हम देखेंगे तो अब ये इसका उत्तर हो जाएगा बी। तो इसमें हर प्रश्न ऐसे ही किसी न किसी पैटर्न पे टर्न करते हुए जाएगा। तो जैसे 14वां है प्रश्न, इसमें हम पहले देख रहे हैं कि ये एरो इधर दिया है, फिर ये मूव किया तो यहाँ आ गया, फिर एक बार मूव किया तो इधर आ गया। तो उसी तरह जब फिर एक बार मूव करेगा तो ये इस तरह से नीचे की तरफ आ जाएगा, और ये जो फिगर है इसके साथ साथ ये इसके आगे आ जाएगा। तो इस तरह से इसका उत्तर हो जाएगा ए। प्रश्न संख्या 15 में देखेंगे कि ये एक एरो आगे की तरफ है, फिर यहाँ एक लाइन है, फिर दूसरी जो एरो बन रही है ये इसके विपरीत एरो बन गया, और यहाँ पे फिर लाइन खींच दी नीचे। फिर उसी तरह तीसरे में भी एरो, फिर ये जो है विपरीत दिशा में है, फिर उसके विपरीत दिशा में ये, और यहाँ लाइन खींच दिया। तो उसी तरह अगर आगे बनाएंगे फिर तो ये इधर रहेगा, फिर ये एरो इधर, फिर तीसरा एरो ऐसे, और उसके बाद चौथा एरो बना करके इसके नीचे एक लाइन। तो इस तरह से इसका उत्तर हो जाएगा बी। इसका उत्तर बी हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न है 16 में। 16 में देखेंगे तो ये भी पैटर्न बनाएगा कि पहले एक लाइन खींचा, फिर इसको इस तरह से त्रिभुज बनाया, फिर एक लाइन, फिर यहाँ दो, फिर तीन। तो ऐसे ही अब यहाँ पे एक लाइन के बाद ये इस तरह से चार बना देगा। तो इसका उत्तर हो जाएगा बी। इसका उत्तर बी हो जाएगा। फिर आगे है प्रश्न संख्या 17 से 20 में। भाग पाँच में भाग पाँच में 17 से 20 प्रश्न संख्या में देखेंगे कि प्रश्न के दो चित्र जैसे, एक चित्र ये और एक चित्र ये, दो सेट दिए हैं इस तरह से, एक सेट ये एक सेट ये। तो जो संबंध एक का दूसरे से है वही वही संबंध तीसरे का चौथे से होना चाहिए। तो जैसे इसमें पहला प्रश्न है, जैसे पहला सेट में ये सर्किल है, और सर्किल में ये फिगर ऐसे बना है, लेकिन जब दूसरे में ये हो जा रहा है अलग अलग, और ये बिंदु इस तरह से हो जा रहे हैं। तो इसमें भी जब हम देखेंगे कि ये इस तरह से दिया है, तो अब इसके भी बिंदु ऐसे ही सर्किल हो जाएगा, ये ऐसे कट के, और जो ये गोले हैं ये इसमें हो जाएंगे चारों। तो इस तरह से उसका उत्तर हो जाएगा सी। फिर 18 में भी देखेंगे कि जो संबंध पहले फिगर का है दूसरे से, वही तीसरे का चौथे से होना चाहिए। जैसे इसमें चार लाइन था, और फिर चार लाइन में दो लाइन को बंद कर दिया, तो ये तीसरा फिगर बन गया। तो ऐसे ही इसमें भी इसका भी जो हो जाएगा कि दो लाइन को ये मिला देंगे, तो ये दोनों लाइन जो हो जाएगा इसमें बंद हो जाएगा। तो इस तरह से इसका उत्तर सी हो जाएगा। फिर 19 है, 19 में भी वही देखेंगे कि ये सेम जो फिगर है इसको क्या किया है कि उल्टा कर दिया है नीचे की तरफ। तो उसी तरह अब ये तीसरे फिगर का जो चौथा होगा, अब जब ये इस साइड है तो इसका भी जो अगला उत्तर होगा ये नीचे की तरफ हो जाएगा। तो इस तरह से इसका उत्तर बी हो जाएगा। फिर 20 में दिया है कि 20 में कि ये फिगर इस तरह से नीचे दिए हैं, ऊपर ये बिंदु है, फिर दोनों को जब उलट दिया तो अब ये ऊपर की तरफ ये होगा। तो उसी तरह जब इस फिगर को हम देखेंगे तो इसका भी उल्टा हो जाएगा इस तरह से, और ये इस तरह। तो इसका उत्तर हो जाएगा सी। इसके बाद है भाग 6। भाग 6 में प्रश्न संख्या 21 से 24 में हम देखेंगे कि प्रश्न चित्र में ये कोई फिगर दिया है, और इसका एक टुकड़ा है इसमें अलग से। तो इसमें इन चारों में से कौन सा टुकड़ा यहाँ पे अच्छी तरह से फिट बैठ जाएगा। तो ये चार प्रश्न इस तरह के रहेंगे। तो इसमें पहले में देखेंगे हम कि एक इस प्रश्न में ये कौन सा इसमें से टुकड़ा फिट बैठेगा, तो इसका उत्तर हो जाएगा सी। इसको हम इस तरह से भी देख सकते हैं कि यहाँ से ये इससे मिला दिए तो ये पूरा फिगर किससे मैच कर रहा है, तो सी से मैच कर रहा है। यानी हम इस प्रश्न चित्र को ही पूरा कर देंगे तो हमको हमारा उत्तर मिल जाएगा। फिर अगला प्रश्न 22। इसमें जैसे इस फिगर को अगर हम यहाँ से पूरा कर दें इस तरह से, तो अब हमको पता चल जाएगा कि इसका उत्तर कौन सा होगा। तो इसका उत्तर हो जाएगा एक। फिर इसमें भी ये फिगर हम पूरा कर दें, यहाँ से इसको मिला दें, तो ये हो जाएगा इसका उत्तर सी। अगला प्रश्न 24 है। इसका भी जब हम पूरा करेंगे इस फिगर को, यहाँ से इसको मिला के इस कंप्लीट करेंगे, तो ये जो फिगर मिल रहा है ये हमको मिल जाएगा बी में। इसका उत्तर बी हो जाएगा। भाग 7 में दर्पण के प्रश्न है, जैसे दिया इसमें कि 25 से 28 में बाईं ओर एक प्रश्न चित्र दिया गया है,
और इसमें ABCD में जो 4 उत्तर दिए गए हैं, तो दर्पण XY, ये XY दर्पण है और इसके सामने अगर कोई भी चित्र अगर रखते हैं तो ये दर्पण में कैसा दिखाई देगा। तो दर्पण का प्रश्न हल करने के लिए हम ये समझ लें कि कैसे इसको हल करते हैं। तो सबसे पहले इसमें हम दर्पण में क्या करते हैं कि प्रश्न पत्र को उठा करके और इस प्रश्न चित्र को पेपर के पीछे से यानी उसके पेज को पलट करके देखेंगे तो उसका जो फिगर दिया रहता है वैसा ही फिगर हम इसमें उत्तर में खोज लेंगे। या तो ऐसे समझ लें कि दर्पण में जो भी चित्र देखते हैं तो जो चीज़ बाएं रहता है वो दर्पण में दाएं तरफ दिखाई देगा और जो दाएं रहता है, जो दाएं का चीज़ रहता है वो बाएं तरफ दिखाई देता है। तो इस तरह से हम दर्पण के सभी प्रश्न को हल कर सकते हैं। तो इस तरह से इसका उत्तर हो जाएगा ए। फिर दूसरा प्रश्न है, दूसरा है कि ये XY दर्पण है और इसमें ये फिगर बन रहा है। तो हम देखेंगे इसमें कि जैसे ये चीज़ इसमें दिया है बाएं, तो अब उत्तर में हो जाएगा ये दाएं, तो इसलिए इसका उत्तर ए हो जाएगा। फिर 27 में है कि ये फिगर इसमें दाएं और बाएं समझ में नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब कि ये उत्तर इसका सेम ऐसा ही हो जाएगा, तो इसलिए इसका उत्तर सी। फिर अगला प्रश्न है कि TOM, अभी XY में अगर हम इसको देखेंगे TOM को, तो जो T है ये तो दर्पण में देखेंगे तो उसमें ऐसा ही दिखाई देगा, लेकिन इसका जो जगह है ये बाएं तरफ है तो ये दाएं हो जाएगा, तो ये दाएं हो गया। वो भी यानी तीनों जो है दर्पण में देखेंगे तो उल्टा भी सेम ऐसा ही दिखाई देगा, इसलिए सिर्फ हम इसको दाएं से बाएं से समझ सकते हैं। वो है बीच में, तो बीच में हो जाएगा M, दाएं है तो ये बाएं हो जाएगा, तो इसका उत्तर हो जाएगा ए। फिर नेक्स्ट है भाग 8। भाग 8 में हम देखेंगे कि 29 से 32 प्रश्न है, इसमें प्रश्न संख्या 29 से 32 है। और इसमें क्या है कि कागज़ का कोई टुकड़ा है उसको मोड़कर पंच किया गया है और उसके उत्तर बताने हैं ABCD में से कौन सा होगा। कागज़ के टुकड़े के तह को खोलने पर वह जिस प्रकार दिखेगा वैसा ही चित्र में चुने। जैसे कोई भी कागज़ है, ये कागज़, अब इसको पहले इस तरह से था, इसको फोल्ड करके ये बनाया, फिर इसको फोल्ड करके इस तरह से बनाया, फिर फोल्ड किया इस तरह, अब इसके सेंटर पे ऐसे काट दिया। तो अब इसमें क्या होगा कि इसको हम लोग खोलते जाएंगे, जैसे ये फिगर हो गया, तो जब कट यहाँ लगा था तो इसी तरह कट यहाँ हो जाएगा। अब इसको फिर से खोलेंगे इधर इस तरह से, तो ये कट यहाँ पे हो जाएगा और ये कट इस तरह से हो जाएगा, तो इस तरह से इसका उत्तर हो जाएगा ए। तो ये कागज़ फोल्ड करने वाला हम ऐसे ही फिगर में खोलते जाएंगे और समझते जाएंगे। फिर अगला प्रश्न इसमें हो जाएगा कि जैसे पहले ये पूरा कागज़ ऐसे था, इसको फोल्ड करके आधे पर से फोल्ड कर दिया, फिर इसके बाद अब ये जब फोल्ड होने के बाद बचा इसको फिर यहाँ से आधे पे फोल्ड किया, ये इस पूरे को फोल्ड करके आधा बना दिया। फिर अब इस आधे में यहाँ पे कट कर दिया। तो जब हम इसको अब खोलेंगे, तो पहले ऊपर की तरफ फोल्ड किया था यहाँ से, तो इसको जब हम खोलेंगे तो ये जो कट है अब इसका फिगर इस तरह से बन जाएगा। फिर उसके बाद जब इसको पूरा खोलेंगे, ऐसे मोड़ा गया था तो इस तरह से, तो इसके बाद ये कट जो है इसी तरह दोनों तरफ हो जाएगा, तो इस तरह से इसका उत्तर हो जाएगा बी। फिर अगला प्रश्न है कि ये पूरा कागज़ को, ये वर्ग का आकार का है, इसको फिर बीच से फोल्ड किया, तो अब जो ये एक आयत की तरह हो गया, इसके फिर बीच से ये फोल्ड कर दिया, यहाँ पे ये चीज़ फोल्ड किया, फिर उसके बाद ये त्रिभुज के आकार में इसको फोल्ड कर दिया और इसके बाद इसके दोनों कोनों को कट कर दिया। तो फिर से जब हम इसको खोलेंगे तो ये जो था ये कट यहाँ भी हो जाएगा दोनों तरफ, और फिर यहाँ से फोल्ड किया गया था इस तरह से, तो ये वाला कट पूरा इधर चला जाएगा और ये जो कट था ये यहाँ पे आ जाएगा। और फिर इसको जब पूरा बड़ा जो पहले पेपर था उसको खोलेंगे तो ये कट तो इसको कवर कर लेगा और ये जो कट है ये आ जाएगा यहाँ पे ऐसे, और तो इस तरह से इसका उत्तर हो जाएगा ए।
नेक्स्ट प्रश्न है 32। तो 32 में देखेंगे कि पहले ये पूरा फिगर था, इसमें ये पूरे को फोल्ड करके ये आधे से फोल्ड किया, फिर इसका जो बना इस तरह से, तो इसको फिर इसको भी आधे पे फोल्ड किया, तो इस तरह से पहले हो गया एक छोटा सा वर्ग की तरह, और इसमें दो जगह गोला इसमें कट करके निकाल लिया। जब हम इसको अब खोलेंगे, यानी पहले इस तरह से मोड़ा गया था, तो एक यहाँ कट हो गया और एक यहाँ इसके सीध में। फिर इसको पूरा खोलेंगे इसी तरह, तो जब ये दोनों जो है ये आ जाएंगे यहाँ पे इस तरह कट, और इन दोनों का हो जाएगा ये यहाँ पे कट हो जाएगा। तो इस तरह से इसका उत्तर हो जाएगा सी। इसके बाद भाग 9 है। तो भाग 9 में क्या होता है कि जैसे इसमें दिया है कि उस चित्र का चयन करें जिसे प्रश्न चित्र के उपलब्ध कट आउट टुकड़ों से बनाया जा सकता है। यानी कि इस प्रश्न चित्र में जितने टुकड़े दिए हैं, जैसे एक ये त्रिभुज दे दिया है, ये एक समलंब दे दिया चतुर्भुज, और ये दो छोटे छोटे त्रिभुज दे दिए। अब इन टुकड़ों को जोड़ करके कौन सा फिगर हम बना सकते हैं। तो देखिए इसमें जैसे ये एक त्रिभुज है, तो अब इन चारों में अगर हम देखेंगे तो इसमें भी उतना बड़ा त्रिभुज का यूज नहीं है, इसमें भी नहीं, इसमें है तो पूरा फिगर नहीं मैच कर रहा है, और इसमें तो एकदम नहीं। तो इस तरह से हम देखेंगे कि ये वाला जो ये जो त्रिभुज है, इसका इस्तेमाल इसको बनाने में कर दिया। इसके बाद जो चतुर्भुज है, ये चतुर्भुज को हम यहाँ यूज किए, और ये जो छोटे छोटे त्रिभुज थे इनको हम यहाँ लगा दिए, इसलिए इसका उत्तर बी हो जाएगा। सी में भी है इसी तरह, लेकिन इसमें जो है जो ये चतुर्भुज है, इसमें हम देख रहे हैं ये बीच में से एक टुकड़ा कर दिया है, इसलिए इसमें टुकड़ा है नहीं, इसलिए इसका उत्तर बी हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न देखेंगे इसमें, तो इसमें भी देखिए ये दो टुकड़े इस तरह से हैं, एक ये, और जब हम सबको एक में ही, जब ये सिंपल प्रश्न है, सबको एक ही में सटा देंगे यहाँ पे, तो जब ये सट जाएंगे पूरा, तो इसका उत्तर हो जाएगा डी। फिर 35 प्रश्न है 35वां में कि ये इस तरह से एक फिगर दे दिया, और ये अब इन सबको जब हम एक साथ जोड़ेंगे, तो ये तो कॉर्नर में इसको लगा दिए, तो कॉर्नर में यहाँ भी लगा है, पहले ये कॉर्नर में लगा यहाँ पे, और कहीं नहीं है, और ये बीच में हो गए हैं सब, ये सब बीच में हो गए हैं। फिर ये इसके बाद ये वाला पार्ट जो है, ये वाला, इसको जब हम लगाएंगे तो ये सही, इसमें सिर्फ ये पहले में ही दिख रहा है इस वाले में, और ये छोटा वाला जो पार्ट है ये इसके ऊपर लगा दिए, तो इस तरह से इसका उत्तर हो जाएगा ए। फिर अगला प्रश्न है कि 36 में कि इसमें ये बड़ा त्रिभुज, दो छोटे छोटे त्रिभुज और एक चतुर्भुज, इसको जब हम एक साथ लगाएंगे तो लगभग सब फिगर सेम है, ये त्रिभुज सब में हो गया, लेकिन जब इस चतुर्भुज को जब बैठाएंगे तो यहाँ एक चतुर्भुज बैठा दिया इस तरह से, और इसके बाद इसमें हम देख रहे हैं कि एक तो ये फिगर हो गया, और दूसरा है यहाँ पे इसमें ये लाइन क्रॉस कर दिया है दोनों में सब में, लेकिन इस वाले फिगर में कोई लाइन क्रॉस करने के लिए नहीं दिया है, यहाँ भी लाइन क्रॉस किया है। तो इसको छोटी छोटी बारीकियों को समझते हुए हम इसको जब सटा देंगे एक में ही इस तरह से, तो इसका उत्तर हमको मिल जाएगा सी। फिर भाग 10 जो कि लास्ट है, 10 भाग होते हैं इसमें, जिसमें 37 और 40 प्रश्न हैं, और इस प्रश्न में हम देखेंगे कि प्रश्न चित्र जो दिया है उसके 4 उत्तर हैं। तो इसमें क्या है कि चित्र छिपा सम्मिलित है, अपने उत्तर को दर्शाने के लिए हम इसमें देखेंगे प्रश्न चित्र में ही वो कौन सा फिगर छिपा हुआ है। जैसे ये हम देख रहे हैं कि इस प्रश्न चित्र में एक ये इस तरह से वर्ग है, और वर्ग से एक लाइन आ रही है, और जो ये त्रिभुज को कनेक्ट कर रही है, तो ये किस किस फिगर में है। तो सबसे पहले तो ऊपर वर्ग सिर्फ पहला फिगर में है, और इन सब में कहीं वर्ग ऊपर नहीं दिया है। एक यहाँ पे है इस तरह से वर्ग, लेकिन इसमें जब हम इसका लाइन ला रहे हैं तो यहाँ पे हमको चाहिए इस तरह से त्रिभुज, जो कि नहीं है।
वो सिर्फ ए में मिल रहा है ऐसा कि ये यहाँ से ये वर्ग हो गया और ये लाइन नीचे आ गई और इसमें इस तरह से। तो यानी कि ये प्रश्न चित्र जो है इस वाले फिगर में छिपा हुआ है, तो इसका उत्तर ये हो जाएगा। फिर अगला है कि इसमें कौन सा हो जाएगा उत्तर, कि ये एरो हो गया और इस तरह से, और ये एक वर्ग, फिर यहाँ से लाइन ऐसे। तो ये किस फिगर में है, तो सबसे पहले तो हम लोग एरो खोजेंगे। तो एरो यहाँ पे हो गया और ये वर्ग हो गया। लेकिन हम जब देखते हैं कि यहाँ से लाए और इस तरह से ला करके इतना तो मैच कर रहा है, लेकिन लास्ट में जो है यहाँ पे एरो, ये लाइन नीचे की तरफ है और यहाँ लाइन इस तरफ भाग रहा है, हमको चाहिए ये वाला। तो ये इसमें मिल जाएगा, इस तरह से आया और ये वर्ग और फिर ये नीचे की तरफ। तो यानी कि इसका उत्तर सी हो जाएगा। फिर 39 है कि ये डब्लू किस में मिल रहा है। तो हम देख रहे हैं इसमें कि डब्लू के लिए जैसे ये ए में इस तरह से मिल जा रहा है, लेकिन इसमें ऐसा कहीं कुछ नहीं है। ये भी ऐसे ऐसे किया है, लेकिन इसमें डब्लू की आकार का नहीं है, ये तो एकदम भी नहीं है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ए। फिर 40 प्रश्न में देखेंगे कि ये ऐसा फिगर किस फिगर में है। तो हम देख रहे हैं यहाँ पे कि इसमें भी इस तरह करके और ये त्रिभुज लगा है, लेकिन ये जो है थोड़ा सा बड़ा दिख रहा है और ये तो उल्टा हो गया, ये इस तरह से बना के फिर इधर का त्रिभुज बना दिया। इसमें तो एकदम नहीं मिलेगा ये, लेकिन जब हम इसमें देख रहे हैं तो ये पहले हो गया और इसमें ये छोटा सा त्रिभुज। तो इसका उत्तर हो जाएगा सी। इसके बाद खंड 2 है गणित का। अब इसमें गणित में 20 प्रश्न दिए हैं, तो इनको भी हम हल करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें पहला प्रश्न दिया है कि दिया गया दंड चार्ट विभिन्न देशों की क्रिकेट टीमों द्वारा एक वर्ष में खेले गए मैचों की संख्या दर्शाता है। ऑस्ट्रेलिया की टीम द्वारा पाकिस्तान की टीम को कितने मैच अधिक खेले गए। तो सबसे पहले इस चित्र को हम अच्छे से समझ लेंगे, दंड आरेख को, कि ऑस्ट्रेलिया जो है ये 32 मैच खेला और पाकिस्तान 24, भारत ये 28 और 32 के बीच में है, यानी 30 मैच भारत खेला, और इंग्लैंड जो है ये 28 से थोड़ा सा नीचे है, यानी 27 मैच खेला। तो इसमें उत्तर हमको बताना है कि दोनों क्रिकेट मैचों की संख्या दर्शाता है ऑस्ट्रेलिया की टीम द्वारा पाकिस्तान की टीम से कितने मैच अधिक खेले गए। तो ऑस्ट्रेलिया का मैच है 32 और पाकिस्तान का मैच है 24। तो इसको हम इसमें से घटा देंगे तो पता चल जाएगा कि कितना मैच अधिक है। तो इसको घटाएंगे तो ये आ जाएगा 8। तो इस तरह से इसका उत्तर हो जाएगा 8। फिर नेक्स्ट प्रश्न है कि आकृति में ए ओ बी कोण ए ओ बी, तो ए ओ बी ये कोण, फिर बी ओ सी सी ओ डी, ये सी ओ डी हो गया, और इसके बाद डी ओ ई, ये डी ओ ई ये कोण के माप क्रमशः हैं। ये 6x 4x 2x x ये सब दिए हैं, और जो ये है ई ओ ए ये 100 डिग्री। तो हम जानते हैं कि किसी भी बिंदु पे ये जो चारों तरफ कोण बनते हैं वो उनका जो जोड़ होगा, योग होगा, वो 360 अंश के बराबर होगा। तो इस तरह से जब हम सबको जोड़ेंगे, एक्स से शुरू करते हैं कि एक्स प्लस 2x प्लस 4x प्लस 6x प्लस 100 ये बराबर हो जाएंगे 360 अंश के। तो इसको जोड़ेंगे तो x 2x 3x 4 3 7x 6 7 6 13x, यानी 13x प्लस, और इस 100 को इस साइड अगर हम पक्षांतर करेंगे तो ये हो जाएगा 360 माइनस 100, यानी 13x बराबर ये हो जाएगा 260, और x बराबर 13 यहाँ गुणे में आए, इसको जब पक्षांतर करेंगे तो ये इस साइड आ जाएगा भाग में। तो यानी 13 से जब इसको हम कटा देंगे तो ये आ जाएगा x बराबर 20। तो x बराबर जब 20 आ गया तो अब उसको हम सब में रख के निकाल लेंगे। तो x का मान 20, ये हो गया 20, 2x है यानी 2 में x का गुणा करेंगे 20 का तो ये 40, फिर 4 में 20 का करेंगे तो 20 चौके 80, ये 6 दूनी 12, 120 अंश। तो इस तरह से हमको उत्तर मिल जाएगा कि ए हो गया 20, फिर 40, फिर 80, फिर 120। तो इसका उत्तर हो जाएगा ए। फिर अगला प्रश्न है कि
3000 नहीं, 30,009 का मान वही है जो कि, तो 30,000, तो इसमें हम देख रहे हैं कि 30 10,000 तथा 9 दहाई, तो ये ऐसे ही गलत हो गया। 9 दहाई जो होता है ये दहाई की जगह पे होना चाहिए। 9 सैकड़ा, तो ये सैकड़ा के स्थान पे 9 होना चाहिए। 9 इकाई, यहाँ भी ये 9 दाई है तो ये भी गलत हो गया। 9 इकाई हो गया ये। और 3 10,000 का मतलब कि 3 गुणे 10,000, तो ये आ जाएगा 30,000। तो ठीक, ये तो हो गया 30,000 और ये 9 इकाई, तो इस तरह से इसका उत्तर हो जाएगा 3। इसके बाद अगला प्रश्न है 42 नंबर, नहीं 44, कि यदि दो कोणों का योगफल एक अधिक कोण है तो निम्न में से कौन सा संभव नहीं है। ये कह रहा है कि यदि दो कोणों का योगफल एक अधिक कोण है तो निम्न में से कौन, तो पहला इसमें ऑप्शन दिया है कि एक समकोण तथा एक न्यून कोण, एक अधिक कोण तथा एक न्यून कोण, या दो न्यून कोण, या दो समकोण। तो इसमें समझेंगे कि एक समकोण का मतलब 90 अंश और एक न्यून कोण कुछ भी ले लें। जैसे अगर हम 89 भी लेते हैं तब भी ये क्या हो जाएगा, ये 180 से कम हो जाएगा, 179। तो ये जो है ये अधिक कोण, तो इस तरह से हम देखेंगे कि ये एक समकोण और एक न्यून कोण को जब ले रहे हैं तो ये एक अधिक कोण बन जा रहा है 189। फिर एक अधिक कोण, तो अधिक कोण जैसे हम 90 से अधिक रहते हैं अधिक कोण, और 180 से छोटा तो अधिक कोण जैसे मान लेते हैं, हम ले लेते हैं 100 लेते हैं। और एक न्यून कोण, तो न्यून कोण अगर जो होते हैं 90 से छोटा तो हम कुछ भी ले लें, अगर 40, तो यानी ये हो जाएगा, ये दोनों हो जाएंगे। फिर दो न्यून कोण जोड़ दें, दो न्यून कोण जैसे अगर 80 न्यून कोण है और 80 न्यून कोण है, दोनों को जोड़ दिए तो ये भी 160 हो जाएगा, यानी ये भी अधिक कोण आ जाएगा। और हमको बताना है कौन संभव नहीं है। दो समकोण, अगर हम दो समकोण जैसे 90 होता है समकोण और एक 90, दोनों को जोड़ेंगे तो ये एक 180 हो जाएगा, जो कि एक अधिक कोण नहीं है, इसको कहते हैं रिजु कोण, यानी स्ट्रेट एंगल। इस तरह से इसका उत्तर हो जाएगा डी। फिर अगला प्रश्न है कि सुमित का सुमित का भार 107 किलोग्राम है तथा संजय का भार 82 किलोग्राम है। दोनों के भार का सन्निकटन द्वारा निकटतम दहाई के मान का अंतर है। तो इसके लिए सबसे पहले हम लोग सन्निकटन को समझेंगे। सन्निकटन यानी राउंड ऑफ, यानी लगभग लगभग के करीब। तो हम जानते हैं कि कभी भी अगर लगभग बताना होता है तो अगर किसी भी संख्या जैसे 45 है तो 45 के बाद अगर ये 46 हो जाता है, यानी कि 5 से अगर अधिक है तो इसको हम लगभग 50 के बराबर मान लेते हैं। या अगर ये 44 रहता तो इसको हम लगभग 40 के बराबर मान लेते हैं सन्निकटन द्वारा, यानी राउंड अप में। तो हम देख रहे हैं कि ये 107 है, तो 107 का यानी कि ये हो जाएगा 110। इसके बाद 82 है, तो 82 को हम लोग मान लेंगे कि ये 80 के बराबर है। और जब इन दोनों का अंतर निकालेंगे 110 में से 80 घटाएंगे तो आ जाएगा 30, तो इस सन्निकटन मान हो जाएगा 30 केजी। फिर अगला है कि यदि एक वर्ग की प्रत्येक भुजा अपनी एक तिहाई हो जाए तो वर्ग का क्षेत्रफल घटकर हो जाएगा। तो इसके लिए हम लोग हल करेंगे कि जैसे मान लीजिए कोई भी वर्ग है, जानते हैं कि वर्ग, और अगर वर्ग का मान लेते हैं कि भुजा x है तो सब x हो जाएगा, क्योंकि वर्ग की चारों भुजा बराबर होती है। और इसका जो क्षेत्रफल हो जाएगा, हम जानते हैं कि ये भुजा भुजा का वर्ग होता है, यानी एक्स स्क्वायर हो जाएगा इसका इसका क्षेत्रफल एक्स स्क्वायर हो जाएगा। लेकिन कह रहा है कि अगर इसकी प्रत्येक भुजा अपनी एक तिहाई हो जाए, एक तिहाई यानी 1/3 हो जाए, x/3 हो जाए सब भुजा, ये भी एक तीन, ये भी तीन, ये भी तीन, 1/3 तब इसका जो क्षेत्रफल होगा ये हो जाएगा, ये भुजा हो गया 1/3, तो इसका वर्ग पता है फार्मूला इसका कि भुजा का वर्ग, तो इसका वर्ग करेंगे तो ये एक्स स्क्वायर बटे में 3 का वर्ग किए 9। अब इन दोनों में जब हम कंपेयर करेंगे तो ये हो गया 1/9 आ गया, यानी ये पूरे क्षेत्रफल का 9वां भाग है। तो इस तरह से इसका उत्तर हो जाएगा डी, यानी 1/9। फिर अगला प्रश्न है कि एक मशीन का एक मशीन 1 मिनट में 12 पृष्ठ छाप सकती है, 12 पन्ने अगर छाप सकती है तो 5,760 पृष्ठों को छापने में कितना समय लगेगा।
तो 1 मिनट में हम इसमें देख रहे हैं कि 1 मिनट में 12 पृष्ठ छाप रहा है, तो 5760 पृष्ठ छापने में कितना समय लगेगा? तो इसको हम पहले 12 से भाग दे देंगे। 12 से भाग देंगे तो हमको मिनट पता चल जाएगा कि कितने मिनट हुए, और उसके बाद जो मिनट आएगा उस मिनट को हम 60 से भाग दे देंगे, तो जो आएगा उत्तर वो घंटे में हो जाएगा। तो इस तरह से हम घंटा निकालेंगे। तो इसको भाग दे के देखते हैं। तो जब हम इस 5760 को 12 से भाग देंगे तो ये आ जाएगा 480, और 480 को जब हम, ये 480 मिनट आएंगे, और उत्तर में देख रहे हैं कि घंटा दिए हैं, तो इसलिए जब इसको हम 60 से भाग देंगे तो ये आ जाएगा 6 8 48, यानी इसका उत्तर 8 घंटे हो जाएंगे। 8 घंटे। फिर अगला प्रश्न है कि एक वस्तु को 2540 रुपये में बेचने पर जो लाभ प्राप्त होता है वही उसी वस्तु को 1850 में बेचने पर जो हानि होती है के बराबर है, तो वस्तु का क्रय मूल्य है। यानी कि अगर किसी वस्तु को इतने में बेचा जा रहा है तो जितना लाभ हो रहा है वही अगर उतने ही का घाटा हानि होगा जब हम इसको 1850 में बेचेंगे। तो बताना है कि क्रय मूल्य कितना था, यानी हम कितने का खरीदे थे। इस प्रश्न को हल करने के लिए सबसे पहले हमको समझना होगा लाभ हानि का फार्मूला। जैसे विक्रय मूल्य को हम करते हैं सेलिंग प्राइस, इसको एसपी से दिखाएंगे, और कास्ट प्राइस होता है सीपी, जो होता है क्रय मूल्य। तो हम मान लेंगे पहले कि जो क्रय मूल्य है ये एक्स है, क्रय मूल्य एक्स मान लेते हैं। हम जानते हैं कि लाभ कब होता है, कि लाभ बराबर होता है कि सेलिंग प्राइस माइनस कास्ट प्राइस, यानी कि जो विक्रय मूल्य होता है उसमें से अगर हम क्रय मूल्य को घटा देंगे तो हमको मिल जाएगा लाभ। तो सेलिंग प्राइस है कि 2540, और ये हम माने हैं एक्स। उसी तरह हानि कब होता है? हानि होता है कि जब इसमें कास्ट प्राइस अधिक हो जाता है और सेलिंग प्राइस कम। तो कास्ट प्राइस हम एक्स मान लिए हैं, और सेलिंग प्राइस इसमें क्या है हानि वाले में कि 1850। तो ये दोनों का एक समीकरण बन गया। अब हम प्रश्न में दिया है कि दोनों बराबर हैं, जो लाभ है और जो हानि है ये दोनों बराबर हैं। तो जब ये दोनों बराबर हैं तो इनके दोनों इक्वेशन भी बराबर हो जाएंगे, यानी कि 2540 माइनस एक्स बराबर एक्स माइनस 1850। अब इसको जब हम हल करेंगे तो पक्षांतर का फार्मूला यूज करेंगे कि पक्षांतर में कि ये जो माइनस एक्स है इसको इधर ला देंगे, और ये जो माइनस वाला है इसको इधर। जो माइनस एक्स इधर आएगा तो ये इधर आके प्लस हो जाएगा, और ये माइनस 1850 इधर आके प्लस हो जाएगा। ये हो जाएगा कि 2540 प्लस 1850, और बराबर ये जब एक्स इधर आएगा ये पहले एक्स लिख लेंगे, और जब ये एक्स जो है ये इधर आएगा तो ये प्लस एक्स हो जाएगा। तो इस तरह से इसको जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 0 5 4 9 और 5 8 13, इसके बाद 2 1 3 1 4, ये हो जाएगा 4390, और इधर 2x। जब हम x निकालेंगे तो इसको 2 से भाग दे देंगे। x जब निकालेंगे तो ये 2 इधर चला आएगा, तो इसको हम 2 से भाग देंगे जब, तो ये 2 से भाग देंगे तो 2 दूनी 4, 2 आ गया। फिर 2 1 हम 2, और एक हासिल बचा, तो 2 8 है, 2 9 18, 2 5 10। तो इसका उत्तर आ जाएगा कि 2195, यानी इसका उत्तर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न 49 है। इसमें इसमें दिया है कि 5 सही 3/8 गुणे 8 सही 1/8, यानी इसको हमको हल करना है। तो सबसे पहले इसको हम चेंज कर लेंगे। तो जैसे 8 5 40, 3 43, 43/8 गुणे 8 का 8 64 65 बटे में 8, माइनस 8 3 24 1 25/8, और गुणे 8 5 40 5 45 बटे में 8। फिर इसके बाद इसको गुणा कर लेंगे, तो 43 में 65 का गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 27,2795 बटे में 8 का गुणा करेंगे 64, माइनस 25 का 45 में गुणा करेंगे तो आ जाएगा 1125 बटे में 64। फिर इसके बाद 64 64 नीचे का हर बराबर है तो नीचे 64 हो जाएगा, और ऊपर 2795 माइनस 1125। और जब इसको घटाएंगे इसमें से
तो ये आ जाएगा 1770/64, और 64 से इसको भाग देंगे तो आएगा 26.09, ऐसे करके कुछ आएगा। तो इसलिए इसका उत्तर लगभग में आ जाएगा 26। इसका उत्तर 26 के लगभग आएगा। फिर दिया है कि एक पुस्तक का क्रय मूल्य 100 रुपया है। दुकानदार ऐसी 3 पुस्तकों को 275 रुपये में बेचता है, तो लाभ या हानि क्या होगा? तो 100 रुपये का पुस्तक है, ये खरीद क्रय मूल्य 3 पुस्तक का हो जाएगा 300। अब जब 300 का खरीदा और इसको बेच दिया 275 में, यानी कि इसमें क्या हो रहा है? हानि हो रहा है। कितने का हो रहा है? तो 300 में 75 275 घटाएंगे तो 25, यानी 25 रुपये का हानि हो रहा है। फिर दिया कि एक संख्या के अंकों का जोड़ संख्या के से घटाया जाता है, परिणामी संख्या सर्वदा भाज्य होगी। तो इसके लिए हम कोई भी संख्या ले सकते हैं, जैसे मान लीजिए ले लिए 15, तो 15 ये संख्या हो गई। तो इसके अंकों को जोड़ दें तो 5 और 1 जोड़े तो 6, और इसको कह रहा है कि इसको घटाना है, संख्या से घटा दिया जाता है, यानी इसके जोड़ को संख्या से घटाया जाता है। तो घटाएंगे तो ये आ जाएगा 9। तो 9 किससे भाज्य है? ये 9 से भाज्य होगा। एक दूसरी संख्या लेके देख लेते हैं, जैसे मान लीजिए 25 ले लिए। 25, अब इसके संख्याओं को जोड़े, यानी 5 और 2 को जोड़ेंगे तो आएगा 7, और इसको घटाना है इसमें से, तो 7 को घटाएंगे जब इसमें से तो आ जाएगा 18। और 18 किससे कटेगा? 2 से कटेगा, 7 से नहीं कटेगा, 5 से, ये 9 से कट रहा है। यानी लगभग जितनी भी संख्या लेंगे वो 9 से कटेंगे हमेशा, तो इसलिए इसका उत्तर हो जाएगा 9। फिर अगली संख्या है, अगला प्रश्न है कि 31 सही 7/16, इसको दशमलव में बदलना है। तो जब हम इसको बदलेंगे पहले कि 31 में 16 का गुणा करेंगे तो आ जाएगा 496, और प्लस 7 जोड़ेंगे तो आ जाएगा 503। और 503 को 16 से भाग देंगे तो ये आएगा 31.4375। एक भिन्न वही या तुल्य रहता है यदि, तो वही या तुल्य, तुल्य का मतलब इक्वेलेंट। इक्वेलेंट कब होता है? जैसे अगर मान लीजिए 2/4 है, तो ये हमेशा इसी के बराबर कब आएगा? जब हम किसी सेम संख्या से इसमें गुणा करें या इसमें भाग करें। सेम संख्या से इसमें भाग करें तब ये इक्वेलेंट यानी तुल्य रहता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा कि एक ही संख्या शून्य को छोड़कर से अंश व हर को गुणा किया जाए। गुणा या भाग दोनों होता है, तो इसलिए इसका उत्तर हो जाएगा सी। फिर अगला प्रश्न हो जाएगा कि 30 किलोग्राम मिठाई से 2/3 किलोग्राम भार के कितने मिठाई के पैकेट बनाए जा सकते हैं? यानी हमको भाग देना है 30 किलो में 2/3 किलो से। तो जब हम 30 भाग देना है 30 में 2/3 से, तो जब भी हम भाग देंगे तो ये जो बटे का बटाहार होता है ये यहाँ पे आके गुणा कर जाएगा सबसे ऊपर। तो 30 × 3 अब बटे में 2, तो इसको 2 से घटा दीजिए तो ये 15, 15 थियाँ 45, इसका उत्तर हो जाएगा 45। फिर इसके बाद अगला प्रश्न है कि यदि 4392 को भाग दिया जा रहा है 3.66 से, तो 1200 आ रहा है 1200, तो उसी तरह इसका उत्तर क्या होगा? तो हम इसमें पहले समझ लेते हैं कि कैसे भाग दिया गया। जैसे 4392 में भाग दिया गया 3.66 से, तो जब यहाँ से अगर हम दशमलव को हटाएंगे तो ऊपर 100 बढ़ जाएगा, क्योंकि 2 अंक पे है, तो जब भी 2 अंक से दशमलव हटाएंगे तो ये ऊपर जो है 100 बढ़ जाएगा। अब इसको यहाँ से भाग देंगे तो इसका आ जाएगा 12, और 12 में 100 का गुणा किए तो इस तरह से आ जा रहा है 1200। फिर उसी तरह अगर हम इस वाले को हल करें कि 439 और बटे में 36.6, तो एक अंक पे दशमलव यहाँ भी है, एक अंक पे दशमलव यहाँ भी है, तो दोनों दशमलव हट जाएंगे, एक एक अंक बराबर है। नहीं तो अगर यहाँ से हटाएंगे तो ऊपर 10 बढ़ेगा, और ऊपर से हटाएंगे तो यहाँ नीचे 10 बढ़ेगा, और ये कट जाएंगे 10 10, यानी कि ये आ जाएगा। और जब हम यहाँ 366 हो गया, 366 से इसको भाग देंगे तो ये आ जाएगा सिर्फ 12, तो इसलिए इसका उत्तर हो जाएगा 12। इसके बाद अगला प्रश्न है कि एक आयताकार प्लाट, ये है कि एक आयताकार प्लाट का क्षेत्रफल 616 वर्ग मीटर है, जबकि उसकी चौड़ाई 22 मीटर है। इसके चारों ओर 7.50 प्रति रुपये प्रति मीटर की दर से बाड़ लगवाने का खर्च है। तो इसके लिए हम समझ ले पहले कि ये एक आयताकार प्लाट है जिसका क्षेत्रफल 616 वर्ग मीटर है, इसकी चौड़ाई ये 22 है। तो
इसके चारों तरफ, यानी इसका हमको परिमाप निकालना है। चारों तरफ यानी इसके किनारे पे बाड़ लगाना है। तो जब भी अगर बाड़ लगाने की बात आए, चाहे किनारे की बात आती है, तो हम परिमाप निकालते हैं। और परिमाप का फार्मूला होता है कि 2 गुणे ब्रैकेट में लंबाई प्लस चौड़ाई। तो सबसे पहले तो हमको यहाँ पे चौड़ाई पता है लेकिन लंबाई नहीं पता है, तो इसके लिए हम फार्मूला यूज करेंगे क्षेत्रफल का। तो होता है कि आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई। तो क्षेत्रफल दिया है 616 और ये लंबाई इसका निकालना है और चौड़ाई है 22। अब जब लंबाई निकालेंगे तो 22 को पक्षांतर करेंगे, इधर लाएंगे, तो ये 616 में भाग आ जाएगा 22 का। तो ये जब भाग देंगे तो इसका लंबाई आ जाएगा 28, यानी इसका लंबाई आ गया 28। अब हम परिमाप वाले में रखेंगे तो 2 लंबाई 28 और चौड़ाई 22। तो इसको जब हल करेंगे तो ये हो जाएगा 50। तो इस तरह से परिमाप आ गया 100 मीटर। तो जब परिमाप 100 मीटर आ गया, कह रहा है कि जो बाड़ लगाना है ये 1 मीटर का प्रति मीटर 7.50 रुपये लग रहा है। यानी 1 मीटर का 7 रुपये 50 पैसा लग रहा है, तो 100 मीटर का हो जाएगा। हम इसमें 7.50 में 100 का गुणा कर देंगे तो आ जाएगा 750 रुपये। तो इस तरह से उसका उत्तर हो जाएगा डी, 750 रुपये। इसके बाद अगला प्रश्न है कि एक वर्ग का परिमाप उस आयत के परिमाप के समान है जिसकी लंबाई 17 मीटर और चौड़ाई 11 मीटर है। तो कह रहा है कि एक, जैसे मान लीजिए एक ये वर्ग है और ये एक आयत है, तो इसका परिमाप यानी इसकी बाउंड्री, ये इसका किनारा और इसका किनारा यानी इसका परिमाप, इसकी बाउंड्री, ये दोनों क्या है, बराबर है, समान है। तो अब कह रहा है कि ये इस वर्ग का क्षेत्रफल, इसका ये क्षेत्रफल हमको निकालना है। तो सबसे पहले हम इसका बाउंड्री निकालेंगे, क्योंकि इसमें ही दिया है आयत का लंबाई दिया है 17 मीटर और चौड़ाई दिया है 11 मीटर। तो सबसे पहले इसका हम निकाल लेंगे परिमाप, और उस परिमाप के बराबर इसका परिमाप हो जाएगा। और फिर इसका हम एक भुजा निकाल लेंगे और भुजा का वर्ग कर देंगे तो ये क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो सबसे पहले इसको निकालेंगे। तो परिमाप का फार्मूला होता है, अभी पढ़े हैं इसमें, कि लंबाई 2 गुणे लंबाई प्लस चौड़ाई। तो परिमाप निकालेंगे इसमें, तो 2 गुणे लंबाई है 17 और प्लस चौड़ाई है 11। तो 2 गुणे इसको जोड़ेंगे तो 7 1 8 और 1 1 2, यानी ये आ जाएगा 28 यानी 56 मीटर। 56 मीटर आ गया। तो जब ये 56 मीटर है तो ये भी, इसका परिमाप भी 56 मीटर हो जाएगा। और वर्ग के परिमाप का होता है फार्मूला कि वर्ग का परिमाप बराबर 4 गुणे भुजा। तो ये भी 56 और इसका भी परिमाप 56 आ गया। तो वर्ग का परिमाप आया 56 और ये 4 गुणे भुजा। तो भुजा निकालेंगे यहाँ से, तो ये 4 से भाग देंगे इसको, तो आ जाएगा भुजा बराबर 56/4। 4 से भाग देंगे तो 14, 14 चौके 56, यानी भुजा आ गया, इसका भुजा हो जाएगा 14। और जब पूछ रहा है कि इसका हमको बताना है इसका क्षेत्रफल, तो जब क्षेत्रफल बताना है तो हम जानते हैं कि वर्ग का क्षेत्रफल जो होता है भुजा का वर्ग होता है। तो भुजा का वर्ग यानी 14 का वर्ग करेंगे तो ये आ जाएगा 196। तो इसका उत्तर हो जाएगा 196। अगला प्रश्न है कि यदि a बटा b एक भिन्न है जिसमें a बराबर b-3 तथा a प्लस 10/b माइनस a बटा b बराबर 10/7 है, तो a बटा b का मान बताना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि a का मान जो है b-3 यहाँ पे इस वाले इक्वेशन में, समीकरण में रखेंगे और हल करेंगे तो निकल जाएगा। तो जैसे इसको जब हम ले लेते हैं इक्वेशन की a प्लस 10/b और माइनस a/b बराबर 10/7। अब यहाँ a की जगह पर हम रखेंगे b-3, तो यहाँ रखें b-3 और प्लस 10/b माइनस b-3/b बराबर 10/7। फिर इसको हल करेंगे
तो यहाँ 10 है प्लस और ये -3, तो यानी 10 में से 3 घटाएंगे तो ये बच जाएगा +7। बी +7 बटे में बी, और ये माइनस यहाँ बी -3 बटे में बी बराबर 10 बटे में 7। तो इसके बाद बी और बी दोनों हर हैं, तो नीचे का हर समान है, तो बी नीचे हो जाएगा और ऊपर हो जाएगा कि बी +7, और ये माइनस के वजह से जब इसको हम यहाँ नीचे लिखेंगे, लिख लेते हैं एक स्टेप, b-3 बराबर 10 बटे में 7। अब क्या होगा कि जब ये b+7 और माइनस का जब ब्रैकेट में गुणा करेंगे तो -b, और ये माइनस है तो +3 हो जाएगा, और बटे में b बराबर 10 बटे में 7। तो ये b से b कट जाएगा, माइनस है ये प्लस है तो, और 7 3 जोड़ेंगे 10 बटा में b हो जाएगा, और बराबर इधर 10 बटे में 7। इसको क्रॉस गुणा करें चाहे जैसे भी हल करेंगे, तो यहाँ से b का मान आ जाएगा 7। तो हम इस ऑप्शन में देख रहे हैं कि किसी भी जगह b का मान जो है 7 3 4 में नहीं है, सिर्फ इसमें है, तो इसलिए इसका उत्तर हो जाएगा 4 बटे में 7। या हम इस इक्वेशन में भी रख के देख सकते हैं कि यहाँ 7 रख देंगे तो 7 में से 3 घटा दिए तो a का मान आ जाएगा 4। फिर अगला प्रश्न है कि 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या तथा 3 अंकों की छोटी से छोटी संख्या जो कि अंक 9 6 0 से बनी है का गुणनफल है। गुणनफल बताना है। तो हम जानते हैं कि अगर किसी संख्या जैसे 9 6 और 0 दिया है, तो अगर इनसे मिला करके अगर कोई भी संख्या बनानी है, सबसे बड़ी अगर बनानी है, तो बड़ी बनाने के लिए सबसे बड़ा पहले, फिर उससे छोटा, फिर सबसे छोटा, और सबसे छोटी संख्या अगर बनानी है इन तीनों को मिला करके, तो सबसे पहले हम छोटी संख्या लिखते हैं, फिर 0 लिखते हैं। यही अगर 0 नहीं लिखता रहता तो सबसे पहले छोटी संख्या लिखते हैं, फिर बड़ी, फिर बड़ी, फिर सबसे बड़ी। लेकिन यहाँ पे 0 होने की वजह से पहले हम छोटी संख्या 6 0 9, तो ये हो जाएगी सबसे बड़ी संख्या इससे मिला करके, और ये सबसे छोटी संख्या। अब कह रहा है कि इसका गुणनफल बताना है, तो इन दोनों का जब हम गुणा करेंगे 960 और 609 का, तो हमको उत्तर मिल जाएगा 5,84,640। इसके बाद यदि हम 1 से 100 तक की सभी संख्याओं को लिखते हैं तो अंक 9 कितनी बार आएगा। तो हम जानते हैं कि 1 से 100 तक जब भी अगर हम गिनती लिखते हैं तो सिर्फ एक को छोड़ करके जितनी भी संख्याएं हैं, यानी 2 3 4 5 6 7 यानी 9 तक, सब संख्या जो होती हैं वो 20 बार आती हैं। सिर्फ एक जो है ये 21 बार आता है, क्योंकि ये 100 में भी एक बढ़ जाता है, इसलिए ये 21 बार आता है एक, और सभी संख्याएं जो होती हैं वो 20 बार आती हैं। इसको हम चाहें तो गिन भी सकते हैं कि पहले 9, फिर 19 29 39 49 59 69 79 89, फिर 89 के बाद अब 9 9 जो आएगा वो आएगा 90 में, 91 92 93 94 95 96 97 98, और 99 में 2 9 है। अब इन सब 9 को काउंट करेंगे तो आ जाएगा 20, इसलिए इसका उत्तर हो जाएगा 20। इसके बाद है कि हिंदी भाषा परीक्षण आ गया खंड 3। तो इसमें 4 अनुच्छेद दिए हैं और चारों के 5-5 उत्तर हैं, तो इस तरह से 20 प्रश्न इसके भी होंगे। तो इसमें इसको भी हम लोग करके देखते हैं। जैसे कि दिया इसमें पहले कि आपने, इसमें पहला हो जाएगा कि आपने महान पर्यावरणवादी और सामाजिक कार्यकर्ता सुंदरलाल बहुगुणा के बारे में अवश्य सुना होगा। उनका जन्म उत्तराखंड के एक छोटे से गांव में हुआ था। उनका गांव ऊंची पहाड़ियों पर हरे भरे वनों से घिरा हुआ था। वन मूल्यवान वृक्षों से भरे हुए थे। खेल का सामान बनाने वाली अनेक कंपनियों ने सामान बनाने के लिए पेड़ों की कटाई शुरू कर दी। इसका परिणाम यह हुआ कि आसपास के क्षेत्रों में विनाशकारी बाढ़ आनी शुरू हो गई। बाढ़ से लोगों को अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ा। उन्हें अपने जीवन में वनों का महत्व समझ में आया। तो इस अनुच्छेद को पढ़ करके और जो भी प्रश्न है इसका उत्तर हमको देना है। तो जैसे पहला प्रश्न है कि सुंदरलाल बहुगुणा एक थे, क्या थे वो? तो यहीं पे दिया है इसके कि वो एक पर्यावरणवादी और सामाजिक कार्यकर्ता थे। तो इसमें सामाजिक कार्यकर्ता नहीं है, सिर्फ पर्यावरणवादी है, तो इसका उत्तर हो जाएगा पर्यावरणवादी। उनका गांव घिरा हुआ था।
तो उनका गांव किससे घिरा हुआ था? यहाँ मिल जाएगा कि उनका गांव ऊंची पहाड़ियों पर हरे भरे वनों से घिरा हुआ था। तो इसका उत्तर हो जाएगा हरे भरे हरे भरे वनों से। ये इसका उत्तर हो जाएगा। वनों की कटाई के परिणाम स्वरूप आने लगी। तो क्या आने लगी? तो इसका भी उत्तर हम इसमें खोज लेंगे। इसका उत्तर हो जाएगा कि पेड़ों की कटाई शुरू कर दी। इसका परिणाम यह हुआ कि आसपास के क्षेत्रों में विनाशकारी बाढ़ आना शुरू हो गई। तो इसका उत्तर हो जाएगा कि वनों की कटाई के परिणाम स्वरूप विनाशकारी बाढ़ आना शुरू हो गया। सुंदरलाल बहुगुणा। सुंदरलाल बहुगुणा ये कैसी संज्ञा है? तो ये संज्ञा जो है कि व्यक्तिवाचक, ये किसी एक व्यक्ति को बता रहा है ये, तो इसलिए व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। मूल्यवान। मूल्यवान का पर्यायवाची, तो मूल्यवान का पर्यायवाची हो जाएगा अनमोल, यानी जिसका मोल हो। फिर इसके बाद अगला अनुच्छेद है, अनुच्छेद दूसरा कि विनम्रता एक महान सद्गुण है। इसका अभिप्राय है विनम्र, कोमल और सुशील होना यह घमंडी होने के उलट है। यह स्वतंत्र स्वयं पर नियंत्रण रखने की गुणवत्ता है। ऐसा व्यक्ति जिद्दी नहीं होता, वह दूसरों से सलाह लेता है और उनके अनुभव से सीखता है। वह अपना स्वयं का विशेषज्ञ है, वह आसानी से नाराज नहीं होता। एक विनम्र व्यक्ति अपनी गलतियों और कमियों को मुस्कान के साथ स्वीकार करता है, क्योंकि वह आत्म केंद्रित नहीं है, इसलिए वह विचारवान है। तो विनम्रता एक है महान गुण, यहाँ पे सद्गुण या गुण। इसके बाद अगला प्रश्न है कि विनम्रता का अभिप्राय है। तो विनम्रता का यानी विनम्र होना, सविनय होना। तो इसका उत्तर सविनय हो जाएगा। विनम्र व्यक्ति किससे सीखता है? तो वो दूसरों के अनुभव से सीखता है। इसके बाद घमंडी। घमंडी का पर्यायवाची है, घमंडी का हो जाएगा अक्कड़, अक्कड़। जिद्दी का विलोम, जिद्दी का विलोम हो जाएगा कि सहमत। इसके बाद अगला अनुच्छेद है कि कृतज्ञता। कृतज्ञता ज्ञापन एक महान सद्गुण है जो प्रत्येक मनुष्य में होना चाहिए। यह एक अनुभूति है जिसके द्वारा हम किसी के प्रति धन्यवाद अभिव्यक्त करते हैं। हम अनेक रूपों में अपनी कृतज्ञता ज्ञापित कर सकते हैं। हम अपने विचारों, शब्दों और कार्यों में कृतज्ञ हो सकते हैं। जब हम धन्यवाद कहते हैं, उसका अर्थ होगा हम कृतज्ञ हैं। हमें उन सब के प्रति कृतज्ञ होना चाहिए जो हमारे लिए सहायक हैं। हमें ईश्वर के प्रति कृतज्ञ होना चाहिए क्योंकि उसने हमें अनेक अच्छी वस्तुएं प्रदान की। हमें उसे अपने हृदय के अंतरम से धन्यवाद देना चाहिए। तो अब इसमें से उत्तर देंगे कि धन्यवाद का अर्थ है कि हम धन्यवाद, अगर हम किसी को धन्यवाद करते हैं तो इसका मतलब कि हम कृतज्ञ हैं। फिर अगला प्रश्न है कि महान सद्गुण क्या है? तो महान सद्गुण होना चाहिए कि कृतज्ञता प्रदर्शन करना, यानी कोई अगर हमारी मदद या सहायता करता है तो उसके प्रति कृतज्ञ प्रदर्शन करना, यानी धन्यवाद करना। अपने या अपनी में कोई कृतज्ञ हो सकता है, तो कृतज्ञ हो जाएगा सद्गुणों में, ये उसके सद्गुण होने चाहिए। सहायक, सहायक शब्द क्या है? तो सहायक शब्द हो जाएगा संज्ञा, ये एक तरह का संज्ञा है। फिर अगला प्रश्न है कि सद्गुण का अर्थ है, सद्गुण का अर्थ है गुण। अगला टॉपिक है अनुच्छेद कि वैज्ञानिक और चिकित्सक हमारे शरीर के विभिन्न तंत्रों और अंगों पर टीबी के खतरनाक प्रभाव के बारे में हमें चेतावनी देते हैं। प्रत्येक व्यक्ति प्रतिदिन औसतन 3 से 4 घंटे टीवी देखता है, जिससे हमारी दृष्टि कमजोर होती है। बच्चों पर सबसे अधिक प्रभाव पड़ता है क्योंकि वे निकट से टीवी देखते हैं जो अधिक हानिकारक हैं। इसके परिणाम स्वरूप सिर दर्द की सामान्य शिकायत भी आती हैं। लंबे समय तक टीवी देखना हमारे शारीरिक स्वास्थ्य और मानसिक विकास के लिए हानिकारक है। नृत्य, संगीत, लड़ाई के विभिन्न कार्यक्रमों की ऊंची आवाज़ से बहरापन आ सकता है।
एक ही मुद्रा में लगातार टीवी देखने से जोड़ों में दर्द, पीठ में दर्द और मांसपेशियों में भी दर्द होता है। टीवी देखते हुए खाना खाने से हमारी पाचन क्रिया ढीली हो जाती है और मोटापा बढ़ता है। आतंक और हिंसा के दृश्यों से युवकों में मनोवैज्ञानिक समस्याएं जन्म लेती हैं। तो इसमें टीवी से रिलेटेड प्रश्न है, तो इसको हल करेंगे आगे कि लंबे समय तक लगातार टीवी देखने से हमारा या हमारी क्या होगा, मानसिक स्वास्थ्य प्रभावित नहीं होता है। देखने से नहीं होता है, तो इसमें जो उत्तर हो जाएगा ऊंचाई, ये इसका गलत है। मानसिक स्वास्थ्य, पाचन क्रिया, भार, ये सब पे इसका असर होता है, तो ये सिर्फ ऊंचाई पे इसका प्रभाव नहीं होगा। आतंक और हिंसा के दृश्यों से युवकों में मनोवैज्ञानिक समस्याएं जन्म लेती हैं। मनोवैज्ञानिक समस्याओं का संबंध है, तो ये हो जाएगा मानस से। टीवी देखने का प्रभाव बच्चों की दृष्टि पर सबसे अधिक पड़ता है, क्योंकि बच्चे जो है टीवी बहुत नज़दीक से देखते हैं। ढीली का समानार्थी शब्द है, तो ढीली का हो जाएगा धीरे, ढीला। अनुच्छेद में प्रयुक्त हानिकारक शब्द का विलोम हो जाएगा, तो हानिकारक का विलोम हो जाएगा उपयोगी।